नमस्कार सभी को। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि बीएनएस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसमें है प्रारंभिक के तौर पर ये अध्याय 1 में जो प्रारंभिक दिया हुआ है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और इसका लागू होना, कि इसका शॉर्ट नेम क्या है, इसका नाम क्या है, प्रारंभ कब से हुआ है और ये कब से लागू होगा और किस चीज़ पर लागू होगा। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। प्रत्येक व्यक्ति उस इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। मतलब कि ऐसा भी कोई भी व्यक्ति है जो इस संहिता के जो उपबंध दिए हुए हैं, जो नियम दिए हुए हैं, उसके प्रतिकूल यानी कि उनके अगेंस्ट में कोई कार्य या लोप करता है और उसका भारत के अंदर अगर वो दोषी होगा, तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में प्रवर्त तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा विचारणीय के लिए दायी है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। मतलब कि भारत से बाहर अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, जो कोई सा भी व्यक्ति हो और भारत में जो प्रवर्त जो विधि है, उसके अधीन अगर वह विचारणीय हो सकता है, तो भारत से बाहर अगर वो कोई कार्य किसी तरह का करता है, तो उसे ऐसा ही माना जाएगा जैसे उसने ये कार्य भारत के बाहर नहीं बल्कि भारत के भीतर ही किया गया है। अगला है इस संहिता के उपबंध के भारत से बाहर और परे किए किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, कि भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति है और या भारत से परे किसी भी स्थान में भारत का कोई नागरिक के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर, चाहे वह कहीं भी हो और किसी व्यक्ति द्वारा, कि ऐसा कोई पोत या वायुयान हो जो भारत के अंदर क्या है, रजिस्ट्रीकृत है, तो उस पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति द्वारा। और तीसरा, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा। तो तीनों में देख लेते हैं कि भारत से बाहर हो किसी भी स्थान पर और नागरिक कौन सा हो, भारत का हो। दूसरा, ऐसा रजिस्ट्रीकृत पोत या वायुयान, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, लेकिन व्यक्ति कौन हो, भारत का व्यक्ति हो, ये किसी व्यक्ति द्वारा हो। भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर, चाहे वह कहीं भी हो और किसी व्यक्ति द्वारा। और भारत में कोई कंप्यूटर संसाधन स्थित कर रखा है, उसको लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर आउट ऑफ इंडिया किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी अपराध को भी लागू होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसने इन तीनों में से किसी भी कार्य द्वारा अगर कोई अपराध किया है, तो उस पर ये संहिता लागू होगी। अब इसमें एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो उस संहिता के अधीन इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। मतलब कि अपराध के अंदर कौन सी चीज आती है, कि भारत से बाहर किया गया कोई सा भी ऐसा कार्य, वो अगर भारत से बाहर ना करके भारत के अंदर किया गया होता, तो इस संहिता के अधीन उसे क्या मानते, दंडनीय, तो वो अपराध माना जाएगा, चाहे वो कहीं भी किया गया हो। एग्जाम्पल इसमें हम देख लेते हैं, कै जो भारत का नागरिक है, एक व्यक्ति है कै, वो कौन है, भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे मतलब आउट ऑफ इंडिया में किसी भी स्थान पर क्या करता है, हत्या करता है। वह भारत के किसी भी स्थान पर जहां पर भी वो पाया जाए, हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और भारत के बाहर हत्या करता है, तो भारत में जहां पर भी वो पाया जाए, उस पर वहीं पर मुकदमा चलाकर उसे दोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, छठा, इस संहिता में कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यंजन के लिए दंडित करने वाली किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब कि ये जो संहिता है, इसकी कोई सी भी बात, जो भी इसमें लिखा हुआ है उसकी कोई सी भी बात भारत सरकार की सेवा के अंदर जो अधिकारी हैं, वो सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक, इनके द्वारा अगर कोई विद्रोह किया जाता है और या अभित्यंजन किया जाता है, तो उसको दंडित करने वाले किसी भी अधिनियम, यानी कि उसके लिए जो अधिनियम बना हुआ है, उसके उपबंधों पर या किसी विशेष कोई विशेष विधि है या स्थानीय विधि है, उसके उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है? तो ये था चैप्टर 1, प्रारंभिक में ही है, अध्याय 1 में ही चल रहा है। दूसरा देखते हैं डेफिनेशंस, परिभाषाएँ। तो परिभाषाएँ कौन-कौन सी हैं? देख लेते हैं। पहली परिभाषा है इसमें कार्य। कार्य किसको माना गया है? कार्यों की आवली का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एक कार्य का। कार्यों की आवली यानी कि कोई सी भी जो कार्यों की सीरीज़ है, कंटीन्यूएशन में कोई से कार्य किए जा रहे हैं, तो कार्यों की आवली उसी प्रकार मानी जाएगी जैसे एक कार्य किया जाता है। ठीक है? दूसरा है एनिमल यानी कि जीव-जंतु। तो जीव-जंतु से मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी अभिप्रेत है। तो इस संहिता ने जीव-जंतु किसको माना है? जो मानव नहीं है, उसके अलावा कोई सा भी जीवित प्राणी है।
तीसरी परिभाषा है इसमें शिशु से। शिशु किसे माना है? 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जो शिशु कहलाएगा, ठीक है। तो 18 से कम, 18 जो वर्ष है उससे कम उसकी एज होनी चाहिए। चौथी डेफिनेशन इसमें कोटकरण की। कोटकरण की परिभाषा दी हुई है कि कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश्य इस कि वह उस सदृश्य से प्रवंचना करे या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण है, यह कहा जाता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति क्या करता है, एक को दूसरी चीज के सेम जैसी बनाता है और वो इसलिए करता है कि दूसरे को क्या हो, उससे भ्रम पैदा हो जाए या उसे सच मानने लग जाए, या वो यह जानता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, उसको सच मानेगा। तो ये कहा जाएगा कि वो क्या करता है, वो कूटकरण करता है किसी भी चीज का। पांचवा जो परिभाषा इसमें दी गई है वो है, पहले से वह न्यायाधीश जिसे न्याय के तहत कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या कोई न्यायाधीश निकाय जिसे एक निकाय के रूप में न्याय के तहत कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्याय के तहत कार्य कर रहा है, अभिप्रेत है। तो मृत्यु से जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। तो मृत्यु से किसकी मृत्यु, मृत्यु से क्या मतलब है? यहाँ पे मृत्यु से मतलब है किसी मानव की मृत्यु। अगली डेफिनेशन है बेईमानी। बेईमानी से आशय कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। तो बेईमानी से क्या मतलब होगा कि ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिससे एक व्यक्ति को तो क्या होता है, सदोष लाभ होता है और दूसरे को सदोष हानि होती है। मतलब उसको एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। तो ऐसा कार्य क्या कहलाता है? बेईमानी, कि सदोष अभिलाभ हुआ हो और सदोष हानि हुई हो दूसरे को। नेक्स्ट, आठवां हम देख लेते हैं, इसमें जो डेफिनेशन दी है, दस्तावेज। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया हो, और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशायित है या उपयोग किया जा सकेगा। और इसके अंतर्गत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी आते हैं जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जा सके। जो आजकल कंप्यूटराइज टाइम है, तो इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें रहती हैं वो भी अगर साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सके तो उन्हें भी क्या कहते हैं, उन्हें भी डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में माना जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। किसी संविधा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला कोई लेख जिसे उस संविधा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा, दस्तावेज। कि किसी संविधा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे अभिव्यक्त करने वाला कोई सा भी लेख है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये है, और उसे अगर साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश किया जा सकता है तो वो क्या माना जाएगा, वो दस्तावेज माना जाएगा। बैंकर पर दिया गया कोई चेक दस्तावेज है। तो कोई चेक भी अगर होता है किसी व्यक्ति का और वो किसी दूसरे को दिया जाता है तो उसे भी क्या, दस्तावेज माना जाएगा। मुख्तियारनामा दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके उसे भी क्या मानेंगे, दस्तावेज मानेंगे। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्निहित हो वो भी दस्तावेज है। कि कोई ऐसा लेख है जिसपे कुछ निर्देश दिए हों और उसे जब साक्ष्य के रूप में लिया जाए तो उसे भी क्या मानेंगे, दस्तावेज मानेंगे। ठीक है, तो ये आज इतनी ही डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। आगे की डेफिनेशन अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप पढ़ते रहिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।